मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम इस क्लास में सामाजिक विज्ञान में इतिहास विषय के अंतर्गत मौर्य वंश के विषय में पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने भारत में षोडश महाजनपद और सिकंदर के आक्रमण के बारे में पढ़ा था। आज हम मौर्य शासकों और उनकी उपलब्धियों के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, जब 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया, उस समय मगध में नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद का शासन था। नंद शासकों ने साम्राज्यवादी नीति को अपनाते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। धनानंद उस समय भारत का एक शक्तिशाली शासक था। बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि धनानंद से अपमानित होने के कारण आचार्य कौटिल्य ने नंद वंश के समूल नाश करने का प्रण लिया। संयोगवश विंध्याचल के जंगलों में बालक चंद्रगुप्त राजकीलम खेल खेलता हुआ उन्हें दिखाई पड़ा। वह उस बालक की विलक्षण प्रतिभा से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया और अपने साथ तक्षशिला ले जाकर विविध कलाओं की शिक्षा प्रदान की। चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य की कूटनीति और अपने रण कौशल और शौर्य के बल पर नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को युद्ध में परास्त करके उसे मार डाला तथा 323 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। इसने ही मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य कौटिल्य को अपना प्रधानमंत्री और पुरोहित नियुक्त किया। उनके मार्गदर्शन और निर्देशन पर उसने अखंड भारत के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की। उसने एक शक्तिशाली और विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इसके साथ ही साथ उसने एक सुव्यवस्थित और सुसंगठित प्रशासन प्रणाली की भी स्थापना की। मौर्य युगीन प्रशासनिक व्यवस्था के बहुत सारे तत्व आज की भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में देखने को मिलते हैं। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोपोटस शब्द का इस्तेमाल किया है। कभी कभी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय इतिहास में सेंड्रोपोटस के नाम से कौन सा शासक विख्यात है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोपोटस के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यूनानी सेनापति सेल्यूकस ने पश्चिम उत्तर भारत में 305 ईसा पूर्व आक्रमण किया, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त कर दिया और संधि के लिए बाध्य किया। इस संधि के अनुसार सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। इस संधि के फलस्वरूप ही चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में हिंदू कुश पर्वत तक के प्रांत मिले। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तथा मैसूर तक का क्षेत्र सम्मिलित था। इसी तरह इसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को भेजा था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। यह पुस्तक तत्कालीन भारतीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा का ज्ञान कराती है। आचार्य कौटिल्य ने भी एक पुस्तक की रचना की थी, जो कि अर्थशास्त्र के नाम से जानी जाती है। अर्थशास्त्र का नाम अर्थशास्त्र जरूर है, परंतु यह राजनीति का एक विशुद्ध ग्रंथ है, जिससे हमें मौर्य युगीन प्रशासन की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त अपने जीवन के अंतिम वर्ष अपने पुत्र के बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेने के पश्चात उनके साथ कर्नाटक में श्रवणबेलगोला नामक स्थान तपस्या करने चला गया और तपस्या करते हुए ही उसने वहीं अपने प्राणों का परित्याग किया। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठता है। बिंदुसार को यूनानी लेखक अमित्रघात अथवा अमित्रचेट्स के नाम से पुकारते हैं। अमित्रघात का अर्थ होता है अपने शत्रुओं का विनाश करने वाला। इसका एक अन्य नाम सिंहसेन भी मिलता है।
परिशिष्ट वर्मन में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। बिंदुसार के समय तक्षशिला में अमात्यों के विरुद्ध विद्रोह हुआ था, जिसे दबाने के लिए उसने अपने पुत्र तथा उज्जैन के प्रशासक अशोक को भेजा था। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अशोक 273 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है। अशोक के अन्य नाम प्रियदर्शी, बुद्धिशाल और देवा नाम प्रिय मिलता है। वैराट अभिलेख में उसे प्रियदर्शी कहा गया है, मस्की अभिलेख में उसे बुद्धिशाल कहा गया है, पुणे गोलन, गुजर्रा और नेतुर अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। ये सभी अभिलेख लघु शिलालेख है। इसके साथ ही अशोक के बृहद शिलालेख भी मिलते हैं। अशोक ने अखंड भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसने अपने पितामह के साम्राज्य का विस्तार किया और एक शक्तिशाली और विशाल साम्राज्य की स्थापना की। अशोक न केवल भारत के सम्राटों में अपितु विश्व के महान और शक्तिशाली सम्राटों में जाना जाता है। अशोक के ने अपने शासनकाल में कलिंग के विरुद्ध 261 ईसा पूर्व एक सैन्य अभियान किया था, जिसमें उसे विजय प्राप्त हुई थी। क्योंकि नंद वंश के पतन के पश्चात कलिंग स्वतंत्र हो गया था और सुरक्षा की दृष्टि से कलिंग पर आधिपत्य करना आवश्यक था। इसके साथ ही साथ दक्षिण से सीधे संपर्क के लिए समुद्री मार्गों और स्थल मार्गों पर भी मौर्यों का नियंत्रण आवश्यक था। इसलिए अशोक ने कलिंग विजय की। किंतु कलिंग युद्ध की भीषण रक्तपात और भयानक नरसंहार के कारण अशोक की अंतरात्मा पर भारी आघात पहुंचा। इस हिंसा ने उसके मन को विचलित कर दिया। उसका हृदय करुणा और दया से भर गया। अशोक ने सदा के लिए युद्ध का परित्याग कर दिया। उसने हिंसा की नीति का परित्याग कर दिया और अहिंसा की नीति अपनाई। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। उसने अपने जीवन का उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तथा अपनी प्रजा का कल्याण बनाया। अशोक ने दिग्विजय के स्थान पे धम्म विजय प्रारंभ की। अशोक का धम्म ही बौद्ध धर्म है, जिसमें प्रेम, सत्य, अहिंसा, सौहार्द, विश्व बंधुत्व और मानव कल्याण की भावना निहित है। अशोक ने जीव हत्या और पशु हत्या को प्रतिबंधित कर दिया। एक प्रजापालक और धर्मपरायण सम्राट के रूप में वह सदा ही अपनी प्रजा के सुख दुख और कल्याण के लिए तत्पर रहता था। उसने अपने अभिलेखों में अपने प्रतिवेदकों को भी आदेश दिया था कि मैं कहीं भी रहूं, चाहे भोजन करता रहूं, चाहे शयन कक्ष में रहूं या अंतापुर में रहूं, चाहे मैं बाग में रहूं या सवारी पे रहूं, मुझे हमेशा प्रजा के हाल की सूचना दी जाए। मैं हर जगह प्रजा का कार्य करता हूं। अशोक ने लोक कल्याण और धर्म की उन्नति के लिए धर्म महामात्र नामक नवीन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिनका कार्य प्रजा का हित और धर्म का विकास करना था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक देशों में धर्म प्रचारकों को भेजा। उसने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को भी श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। वह स्वयं भी अपने राज्य के विभिन्न भागों के लिए समय समय पर दौरा किया करता था। अशोक ने अपने राज्य के विभिन्न भागों में लाल बलुए पत्थर से निर्मित पाषाण स्तंभ लगवाए थे। इन पाषाण स्तंभों के शीर्ष पर विभिन्न पशुओं की आकृति मिलती है, जिसमें हाथी, वृषभ और सिंह पशु प्रमुख हैं। अशोक के
इन पाषाण स्तंभों पे उसकी राजाज्ञा और उसके द्वारा किए गए लोक हितकारी कार्यों का वर्णन मिलता है। इन पाषाण स्तंभों के लेखों की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है। इन पाषाण स्तंभों में सारनाथ का पाषाण स्तंभ अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, ये सारनाथ का पाषाण स्तंभ है। इसके शीर्ष पर पीठ से पीठ सताए 4 सिंह चारों दिशा में बैठे हुए हैं। इस सिंह शीर्ष का एक चित्र हम यहां नीचे देख रहे हैं। ये जो आकृति है, इसे भारत सरकार ने अपना राज्य चिन्ह बनाया है और भारतीय सिक्कों में ये आकृति देखने को मिल जाती है। तो अशोक ने इन पाषाण स्तंभों के अलावा अनेक स्तूपों का निर्माण भी किया था। बौद्ध ग्रंथों में उसे 84,000 स्तूपों का निर्माता भी कहा गया है। इसमें सांची के स्तूप और सारनाथ का धर्मराज का स्तूप महत्वपूर्ण है। ये हम चित्र में देख रहे हैं, ये सांची का स्तूप है। सांची के स्तूप के चारों ओर तोरण युक्त द्वार तथा उस पर अंकित मूर्तियां प्राचीन भारतीय मूर्तिकला और स्थापत्य कला का बेजोड़ उदाहरण है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इस चित्र में सांची के स्तूप और इसके सामने लगे तोरण द्वार को देखा जा सकता है। ऐसा ही तोरण द्वार स्तूप के चारों ओर चारों दिशा में लगा है। दूसरे चित्र में हम सारनाथ का धर्मराज का स्तूप देख रहे हैं। यहाँ पर इस स्तूप के ध्वंसावशेष ही मिलते हैं। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। अशोक ने बिहार में बराबर पहाड़ी की चट्टानों को काट के 2 गुफाओं का निर्माण कराया था, जिसका नाम कर्ण चौपार और सुदामा गुफा है और इसे अजीवक संप्रदाय के दान के लिए दिया था। इसकी एक अन्य गुफा विश्व झोपड़ी भी मिलती है। अशोक ने कई विवाह किए थे। बौद्ध ग्रंथों में उसकी पत्नियों के नाम असंधिमित्रा, महादेवी, पद्मावती और तिष्य रक्षिता मिलता है। प्रयाग स्तंभ लेख में उसकी एक अन्य पत्नी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में उसकी 2 पुत्रियां संघमित्रा और चारुमती के नाम मिलते हैं। बौद्ध साहित्य में ही उसके 2 पुत्र कुणाल और महेंद्र के नाम भी मिलते हैं। अशोक के तीसरे पुत्र जालौक का उल्लेख राजतरंगी में मिलता है। उसके एक अन्य पुत्र तीवर का उल्लेख प्रयाग स्तंभ लेख में मिलता है। अशोक के पश्चात कुणाल शासक हुआ, उसके पश्चात संप्रति ने शासन किया, उसके पश्चात दशरथ शासक हुआ और फिर अंतिम शासक बृहद्रथ हुआ, जिसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र ने करके नवीन ब्राह्मण वंश की स्थापना की, जो कि भारतीय इतिहास में शुंग वंश के नाम से प्रसिद्ध है। अशोक के पश्चात कमजोर उत्तराधिकारियों के शासनकाल में मौर्य वंश पतन को प्राप्त हुआ। आज हमने मौर्य वंश के विषय में पढ़ा। अगली कक्षा में हम मौर्य वंश के पतन के पश्चात भारत में उदय होने वाले नवीन राजवंशों के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें शुंग वंश, कर्ण वंश और आन सातवाहन वंश के विषय में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।